हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या सीख रहे थे? देखो, हम लोग सीख रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक बहुत ही इनिशियल फेज हमने सीखा था। उसमें जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो कैसे चेंजेस आएंगे, ये थोड़ा बहुत हमने आइडिया ले लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख के यहाँ पर आइए, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। अगर आप डायरेक्टली इसको देखते हो तो मे बी चांसेस हैं 70% चीज़ें आपके ऊपर से चली जाएंगी, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक के जो बेसिक्स हैं ना, वो आपको पिछले वाले वीडियो में मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आप वहाँ से क्लिक करके आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जहाँ से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ठीक है, तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? हम लोग बात कर रहे थे बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक 28 डेज की साइकिल होती है जो फीमेल के अंदर चलती है। कौन से फीमेल्स के अंदर? आपकी जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनकी बात चल रही है। ठीक, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बात किसकी चल रही है? ह्यूमन फीमेल की। तो उसमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, एक मंथली साइकिल चलती है, जो कितनी डेज की होती है बेटा? 28 डेज की होती है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको दो जगह चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेंगे बेटा आपको ओवरी में, दूसरे देखने को मिलेंगे आपको यूटेरस में। ठीक है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, पूरी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा फीमेल की ओवरी में और फीमेल के यूट्रस में। ठीक है, तो 28 डेज की साइकिल में जो स्टार्टिंग के डे 1 से लेकर डे 5 तक का डेज था, उसको हमने क्या नाम दिया? ग्रोथ फेज नाम दिया। किसके टर्म में? ओवरी के टर्म में। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ओवरी में स्टार्टिंग में क्या हुआ था, और फिर ये समझ लेंगे कि सेम टाइम में यूट्रस में क्या हुआ था। एक बात तो आप समझ लीजिए कि पूरे डे 1 से लेकर डे 28 तक कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं ओवरी में। सेम उसी टाइम पर, जिस टाइम पर ओवरी में चेंज आ रहे हैं, सेम उसी टाइम पर यूट्रस में भी कुछ चेंज आते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग साथ साथ देखते जाएंगे कि जिन दिनों में ओवरी में चेंज आया कुछ, उन्हीं दिनों में यूट्रस में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इनिशियल डेज के बारे में बात की थी, डे 1 से लेकर डे 5 के बारे में। ओवरी में क्या चेंज आया था, सेम उसी टाइम पर डे 1 से लेकर डे 5 में यूट्रस में क्या चेंज आया था, इसकी बात की थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज की थी, उसके फर्स्ट 5 डेज में क्या हुआ था। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत होती है बेटा मेंसेस से, यानी ब्लीडिंग से। ठीक है, फीमेल्स को जो पीरियड्स आते हैं वो 4-5 दिन तक उनके अंदर मेंसेस होता है ना, ब्लीडिंग होती है। तो उस टाइम को हमने क्या कह दिया? यूट्रस के टर्म में हमने मेंसेस फेज कहा, ओवरी के टर्म में हमने उसको ग्रोथ फेज कहा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू के डे 1 से लेकर डे 5 में क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, डे 1 से लेकर डे 5 के टर्म को आपने क्या नाम दिया? ओवरी में इसको ग्रोथ फेज कहा। उस टाइम पर क्या होता है, बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है बेटा? लो होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होता है तो GnRH, FSH और LH का लेवल क्या होता है? बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, अब GnRH, FSH और LH के बढ़े होने के कारण ओवरी में क्या होता है? एवरी मंथ 10 से 11 प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, FSH क्या करेगा? FSH जाएगा प्राइमरी। देखो, आपको पता था कि लगभग 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स जो हैं वो जन्म से मौजूद रहती हैं। ठीक है, जन्म से मौजूद रहती है कहाँ पर? फीमेल की ओवरी में। हर ओवरी में 60 से 80 हज़ार होती हैं। हर मंथ क्या होती हैं? 10 से 11 प्राइमरी फॉलिकल्स ट्रिगर हो जाती हैं। किसके द्वारा? FSH के द्वारा। देखो, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, FSH बढ़ा। FSH ने क्या किया? ओवरी में मौजूद 10 से 11 प्राइमरी फॉलिकल में ग्रोथ स्टार्ट करवा दी। ठीक है, ग्रोथ स्टार्ट करवा दी। वो तो 5 दिन में ये FSH और LH ने मिलकर इस 10 से 11 प्राइमरी फॉलिकल्स को 10 से 11 सेकेंडरी फॉलिकल्स में चेंज कर दिया। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होते हैं बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल्स में आपको देखने को मिलेंगे ग्रैन्युलोसाइल सेल्स, जिनसे निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। अब बॉडी में एस्ट्रोजन तो पहले बहुत कम था, अब जैसे जैसे ग्रैन्युलोसाइल सेल्स बनते जाएंगे, एस्ट्रोजन का लेवल धीरे 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 क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो डे 1 से लेकर डे 5 में क्या चेंज आया? FSH और LH बढ़ा, जिसके कारण 10 से 11 प्राइमरी फॉलिकल्स किस में चेंज हुए? सेकेंडरी फॉलिकल में। और सेकेंडरी फॉलिकल्स में सेकेंडरी फॉलिकल्स में ग्रैन्युलोसाइल सेल्स थे, जिन्होंने क्या निकालना चालू कर दिया? एस्ट्रोजन। FSH और LH क्या करता है? इंड्यूस करता है प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट होने में, किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। देखो यहाँ पर ये 10 से 11 प्राइमरी फॉलिकल थे, इसने क्या किया? इसको इंड्यूस किया, यानी इसको प्रेरित किया क्या बनाने के लिए? सेकेंडरी फॉलिकल बनाने के लिए। तो ये काम जो स्टार्टिंग के डे 5 तक हुआ था, वो कहाँ हुआ था? हमारी ओवरी में। ठीक है, अब हम चलते हैं यूट्रस में। यूट्रस में उस टाइम पर क्या हुआ था? तो देखो, यूट्रस में डे 1 से लेकर डे 5 तक, यानी जिस टाइम पर ओवरी के अंदर ये चल रहा था, सेम उसी टाइम पर यूट्रस में क्या हो रहा था? देखो, यूट्रस में जो इस टाइम को आपने ग्रोथ फेज नाम दिया है ओवरी में, सेम उसी टाइम को आप मेंसेस फेज कहते हो। किसमें बेटा? यूटेरस में। देखो, होता क्या है मेंसेस फेज में? क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, यानी आपका ब्लड बाहर आता है। उस टाइम पर देखो, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो था डे 5 तक, और डे 5 तक यहाँ भी लो है। देखो, प्रोजेस्टेरॉन तो एक हार्मोन है, हार्मोन का लेवल कहाँ कम होगा? ब्लड में, क्योंकि हार्मोन्स तो ब्लड में होते हैं। तो ब्लड तो बेटा यूनिवर्सल होता है, पूरी बॉडी में घूमता रहता है। ठीक है, पूरी बॉडी में वो एक जैसा होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि हाथ में मेरे हार्मोन ज़्यादा है तो मेरे ब्रेन में हार्मोन कम होगा। ठीक है, अगर ब्लड है आपका, ब्लड में हार्मोन का लेवल है, तो हर जगह कैसा होता है? लगभग एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो देखो,
अब जो ब्लड ओवरी में जा रहा था वही ब्लड तो यूट्रस में भी जा रहा था, उसमें भी क्या था, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम था। तो उससे क्या हुआ, फीमेल की बॉडी ने सिक्रेट करना स्टार्ट किया प्रोस्टाग्लैंडिन को। क्या सिक्रेट करना स्टार्ट किया बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन को। प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा केमिकल था जिसने क्या किया, जो आपकी एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स थी, देखो मेरी बात समझो, ये आपकी एंडोमेट्रियम है, यहाँ पर देखो ये यूट्रस की वॉल है, अंदर की तरफ क्या है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बेटा दो पार्ट से बनी होती है, आगे वाले पार्ट को जो अंदर की तरफ यहाँ यूटेराइन कैविटी की ओर होता है, ये आगे वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, इधर यूटेराइन कैविटी है, इधर ये वाला पार्ट जो आगे की तरफ है ना, इसको आप कहते हैं स्ट्रैटम फंक्शनलिस। उसके अंदर की ओर क्या है बेटा, स्ट्रैटम बेसाइलिस है। अब स्ट्रैटम बेसाइलिस से बहुत सारी ब्लड वेसल्स गई होती हैं कहाँ पर, स्ट्रैटम फंक्शनलिस में। ये ब्लड वेसल्स अपने साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, तो यहाँ स्ट्रैटम फंक्शनलिस की जो सेल्स हैं ना, उनको ऑक्सीजन मिलता रहता है और वो अपना काम प्रॉपरली करती रहती हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हुआ कि जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, फीमेल की बॉडी ने प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल क्या कर दिया, कम कर दिया। प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम करते ही ये जो ब्लड की वेसल्स है ना, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, मतलब ये छोटी हो गई। जब छोटी हो गई तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई क्या हो गई बेटा, कम हो गई। ब्लड सप्लाई कम होने का मतलब है ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुई, ये स्ट्रैटम फंक्शनलिस जो है यहाँ से इसकी सेल्स डेड हो गई और यहाँ से टूट गई। जब ये यहाँ से टूट गई ना, तो यही जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस है, यहाँ से ये सेल्स जो इसकी निकलेंगी, वो सेल्स प्लस यहाँ पर कुछ म्यूकस होता है वो, और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स में ठहरा हुआ ब्लड होगा ना, वो भी क्या होगा, इसके साथ बेटा बाहर आ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मेंसेस या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज, ठीक है। इसी टाइम पर क्या होता है, फीमेल को पीरियड आते हैं और वो जो ये आपकी लेयर होती है कौन से, स्ट्रैटम फंक्शनलिस की, वो क्या होती है, यूट्रस से बाहर आ जाती है। तो यहाँ तक की बात बेटा हमने सीख ली थी कहाँ पर, लास्ट क्लास में, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। 28 दिन की साइकिल थी। 28 दिन में हमने 1 से 5 दिन में क्या घटित होना है वो देख लिया ओवरी में। अब अगले कुछ दिनों में क्या घटित होता है वो हम लोग देखने वाले हैं कहाँ पर, ओवरी में। तो फर्स्ट आप पहले ओवरी में देखेंगे, ओवरी में देखने के बाद फिर हम लोग कहाँ देखेंगे, यूट्रस में देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाक से ले लीजिए इस नए वीडियो में, फिर हम लोग बात करते हैं अगली क्लास, अगले टॉपिक। चलो देखो हमने क्या किया, इसके डे 1 से लेकर डे 5 तक के टाइम को, डे 1 से लेकर डे 5 तक के टाइम को क्या कह दिया हमने, ग्रोथ फेज कह दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, छठा दिन। तो हम बात करते हैं बेटा डे 6 से लेकर डे 13 तक। कब तक की बात करते हैं, डे 6 से लेकर डे 13 तक के टाइम को हमने कह दिया बेटा प्री ओवुलेटरी फेज। क्या कहा हमने, प्री ओवुलेटरी फेज, इसको हमने नाम दिया प्री ओवुलेटरी फेज का। बात को ध्यान से समझते जाएंगे, एक एक दिन की बात करते जाएंगे और अच्छे से समझते जाएंगे कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। 1 से 5 दिन में क्या हुआ ओवरी में वो समझ आ गया। 5 दिन में हमने क्या बना कर रख लिया, वहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल्स बना कर रख लिए, कितनी, 10 से 11, ठीक है। अब देखो क्या होता है प्री ओवुलेटरी फेज में, ठीक है। हम बात कब की कर रहे हैं, डे 6 से लेकर डे 13 तक की बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, ग्रेनुलोसा सेल्स बनी हुई थी, आपने देखा था प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम था, FSH एंड LH लेवल आर इंक्रीजिंग। FSH एंड LH का लेवल क्या हो रहा था, FSH एंड LH का लेवल जो है वो बढ़ रहा था, जिससे क्या हुआ बेटा, जो आपकी सेकेंडरी फॉलिकल्स थी, सेकेंडरी फॉलिकल्स कितनी बनी थी, 10 से 11। 10 से 11 जो सेकेंडरी फॉलिकल्स थी वो इस FSH और LH के कारण चेंज हुई बेटा 3 डिग्री फॉलिकल्स में, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या ये 10 के 10 या फिर 11 के 11 चेंज हो गई, नहीं। इनमें से क्या हुआ, इन 10 से 11 में से कोई एक फॉलिकल, ध्यान से सुनेंगे, इन 10 से 11 जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हमने डे 5 तक बना रखी थी, उनमें से कोई एक फॉलिकल जो है वो डेवलप कर गई 3 डिग्री फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल में। बाकी की बाकी किस में रह गई, 9 या 10 फॉलिकल किस में रह गई, सेकेंडरी फॉलिकल्स में रह गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओनली वन फॉलिकल, ओनली वन सेकेंडरी फॉलिकल ग्रोज इनटू 3 डिग्री फॉलिकल। अब बेटा देखो
2 डिग्री फॉलिकल्स छोटा था, 3 डिग्री फॉलिकल्स थोड़ा बड़ा होता है। तो 2 डिग्री जो 10 से 11 2 डिग्री थे, उनमें से कोई एक ग्रो करके क्या बन गया, 3 डिग्री बन गया। ओवरी में तो 11-12 थे, उनमें से कोई एक 3 डिग्री बन गया। बचेंगे कितने, 9-10 तो बचेंगे ना। अच्छा 9-10 जो बचे हुए सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं उनके साथ क्या होगा, तो देखो उनके साथ क्या होगा। ये जो टर्शियरी फॉलिकल है बेटा, इसका साइज बढ़ जाता है। तो इसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। साइज क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ग्रेनुलोसा सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स नंबर क्या होते हैं बेटा, इनमें उनके नंबर बढ़ जाते हैं। अब ग्रेनुलोसा सेल्स के नंबर बढ़ जाने के कारण, क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल्स ही वो सेल्स थे जो एस्ट्रोजन बना रहे थे, तो ग्रेनुलोसा सेल्स के नंबर बढ़ेंगे, यानी एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। एस्ट्रोजन लेवल क्या हुआ, बढ़ गया। एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ही बेटा 3 डिग्री फॉलिकल से एक और हार्मोन निकलता है जिसको हमने नाम दिया इनहिबिन का। क्या निकलता है बेटा, इनहिबिन। एस्ट्रोजन क्या करता है, देखो अभी तक पहले 5 दिन में क्या हुआ, एस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं एफएसएच और एलएच लेवल की। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और नोटिस कर लेना कि ये 6 से 9 13 दिन की साइकिल थी ना, तो स्टार्टिंग 6 to 9 डेज, स्टार्टिंग के 6 से 9 दिन में क्या होता है, एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ता होता है। मैं स्टार्टिंग से 6 और 9 डेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टर्म लिखा है 6 से 13 डेज की। 9 डेज के बाद क्या होगा ना, वो बात की बात है। अभी जो ये सब सिनेरियो आप देख रहे हो ना, ये कब से है, 6 से 9 डेज का है, ये बात याद रखिएगा। तो स्टार्टिंग के 6 से 9 डेज में क्या हुआ, एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ा। सेकेंडरी फॉलिकल बहुत सारी थी, उनमें से किसी एक ने अपने आप को 3 डिग्री में चेंज किया। 3 डिग्री में चेंज करने के बाद उसका साइज बड़ा हो गया, ग्रेनुलोसा सेल्स के नंबर बड़े हुए, तो उसने ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाया और साथ साथ में उसने एक और हार्मोन बनाया, इनहिबिन। अब ये इनहिबिन क्या करता है, ये इनहिबिन करता है बेटा, देता ये निगेटिव फीडबैक। ये देता है निगेटिव फीडबैक किसको, ये देता है निगेटिव फीडबैक एफएसएच को, कि भैया अब आप कम हो जाइए, अब आप कम हो जाइए, यानी अब आप कम निकलिए, आपकी ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, इनहिबिट करता है किसको, एफएसएच के सिक्रेशन को, यानी एफएसएच का लेवल कम होगा। जब एफएसएच का लेवल कम होगा तो 6 से 9 डेज के बीच अचानक से क्या होगा, एफएसएच तो बढ़ता जा रहा था, देखो इसका लेवल इंक्रीज करता जा रहा था, स्टार्टिंग के 5 डेज में भी इंक्रीज किया, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन अचानक से क्या होगा, इस इनहिबिन के कारण एफएसएच का लेवल क्या होगा, ऐसे गिर जाएगा। देखो ये क्या हो रहा था, ऐसे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, फिर अचानक से पहुंचा कहाँ पर, अचानक से पहुंचा बेटा डे 9 पर। 1 से बढ़ना चालू हुआ था, देखो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, डे 9 पर पहुंचा, अचानक से क्या हुआ, कम हो जाएगा, किसके कारण, इनहिबिन के कारण। अच्छा एफएसएच का लेवल गिरने से क्या होगा, एफएसएच लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब एफएसएच का लेवल गिर जाएगा ना, उसके बाद क्या दिक्कत आएगी, एफएसएच वो हार्मोन है ना जो फॉलिकल्स की ग्रोथ करा रहा है। अब एफएसएच का लेवल क्या हुआ, गिर गया। एफएसएच का लेवल गिरने की वजह से क्या हुआ, एफएसएच का लेवल गिरने की वजह से जो यहाँ पर बची हुई 9-10 सेकेंडरी फॉलिकल्स थी वो डीजनरेट हो जाती है, क्योंकि इनमें से किसी एक ने ही अपने आप को 3 डिग्री में चेंज किया था। जो बची हुई थी वो इस गिरे हुए एफएसएच के कारण क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, हम लिख लेते हैं कि रिमेनिंग 9 to 10 सेकेंडरी फॉलिकल्स डीजनरेटेड। और इसका डीजनरेट होने की जो प्रोसेस है बेटा, उसको क्या कहते हो, उसको मैंने कई बार आपको कह दिया है, वो है फॉलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, ठीक है। 9 दिन में क्या हुआ, 9 दिन में ये चेंज आया, यहाँ तक क्लियर है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ किससे, 9 डेज के बाद 13 डेज तक क्या हुआ है। चलो अब मेरे पास क्या बची है, ओवरी में केवल एक 3 डिग्री फॉलिकल बची है, बाकी की जो थी वो क्या हुई है बेटा, डिग्रेड हो गई है, ठीक है। अब 6 से 9 दिन तक तो ये काम हुआ है। अब क्या होगा नेक्स्ट, 9 to 13 डेज, अगले 9 से 13 दिन के बीच में क्या होगा,
अगले 9 से 13 दिन के बीच में क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, एफएसएच क्या हो गया, गिर गया है थोड़ा सा। एफएसएच का लेवल फिर से क्या होगा, बढ़ना चालू होगा, क्योंकि जीएनआरएच का लेवल अभी भी क्या है, बढ़ा हुआ है। तो इनहिबिन के कारण एफएसएच का लेवल थोड़ा सा गिरा, लेकिन फिर से क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा क्यों, क्योंकि जीएनआरएच का लेवल क्या हुआ था, बढ़ा हुआ था। अब देखो इधर, अब बात करते हैं कि देखो 6 से 9 दिन में क्या घटना घट गई, आपके पास क्या तैयार हो गया, आपके पास 3 डिग्री फॉलिकल तैयार हो गया। अब इस 3 डिग्री फॉलिकल में क्या होगा 9 से 13 दिन के बीच में, वो समझो। यहाँ पर लिखो इवेंचुअली 3 डिग्री फॉलिकल develops into मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। नौ से 13 दिन में क्या होगा, ये 3 डिग्री फॉलिकल जो है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ये चेंज हो जाएगा आपके ग्राफियन फॉलिकल में। किस में चेंज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। देखो बात को समझते जाना, क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। मेरे पास 2 डिग्री फॉलिकल था 6 डे पर, कितने थे ये, 10 से 11 थे। एनी वन यानी कोई एक ग्रो करके क्या बना, 3 डिग्री फॉलिकल बना। अब ये 3 डिग्री फॉलिकल ये काम कब तक हुआ बेटा, 9th डे तक। 9th डे के बाद डे 13 तक, ये 3 डिग्री फॉलिकल किस में चेंज हो गया बेटा, ये चेंज हो गया ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल क्या है, मैच्योर फॉलिकल है। बेटा देखो 3 डिग्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है, 2 डिग्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब में क्या डिफरेंस होता है, ये बातें हमने फॉलिकुलर डेवलपमेंट वाले क्लास में हमने देख रखी हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अभी इसको यहाँ डिस्कस करके टाइम ख़राब करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले भी देख रखी हैं। अगर आपने उसको पढ़ा है तब तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नहीं पढ़ा तो बेटा एक बार उस वीडियो को भी आप रेफ़र कर सकते हो, प्लीज़ आप उसको देखो फिर आप यहाँ पर आओ। ठीक है, तो चलो देखो हुआ क्या, इनमें से किसी एक ने 3 डिग्री फॉलिकल बनाया। अब 3 डिग्री फॉलिकल 13 दिन तक कहाँ पहुँच गया है, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल्स के नंबर हाईएस्ट होते हैं। ग्रैनुलोसा सेल्स नंबर क्या होते हैं बेटा, मैक्स पर होते हैं, यानी मैक्सिमम होते हैं। मैक्सिमम नंबर होंगे बेटा ग्रैनुलोसा सेल्स के, तो एस्ट्रोजन भी क्या निकलेगा बेटा, मैक्सिमम निकलेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन निकल सकता है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब डे 13 पर ग्राफियन फॉलिकल बनता है तब एस्ट्रोजन बहुत सारा निकलता है, इतना ज़्यादा निकलता है कि एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर पहुंच जाता है। देखो सबसे पहले क्या हो रहा था, एस्ट्रोजन बढ़ना चालू हुआ, फिर कहाँ पहुंचा, वो मॉडरेट लेवल पर, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर मैंने कहा था ना कि जब मॉडरेट लेवल पर होता है तब जीएनआरएच एफएसएच वगैरह का लेवल क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या होता है, थोड़ा सा ये आगे बढ़ता है, थोड़ा सा जब आगे बढ़ता है तो ये पहुँचता है अपनी पीक पर। कब पहुँचता है बेटा, डे 13 पर। डे 13 पर क्या हुआ, इसका लेवल क्या हुआ, बढ़ गया, इसका लेवल बढ़ गया। डे 13 पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया। अब डे 13 पर जब ग्राफियन फॉलिकल बना है तो ग्रैनुलोसा सेल सबसे ज़्यादा नंबर में मौजूद थे, उन्होंने ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाया। अब इस ज़्यादा एस्ट्रोजन की वजह से क्या हुआ है, देखो ज़्यादा एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, ज़्यादा एस्ट्रोजन की वजह से 2 काम होंगे। ठीक है, कितने काम होंगे बेटा, 2 काम। इस ज़्यादा एस्ट्रोजन की वजह से डे 13 पर 2 काम होंगे। आप याद करिए लास्ट क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां मैंने हार्मोनल फीडबैक लिखा था, वहां मैंने लिखा था कि जब एस्ट्रोजन पीक पर होता है तब एफएसएच भी बढ़ता है, आपका एलएच भी बढ़ता है, जीएनआरएच भी बढ़ता है। लेकिन एलएच में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, यानी एलएच का लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। जीएनआरएच भी बढ़ेगा, एफएसएच भी बढ़ेगा, एलएच भी बढ़ेगा। लेकिन एस्ट्रोजन के पीक आने पर जो आपका एलएच है उसका लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो डे 13 पर क्या होगा, एस्ट्रोजन 2 काम करेगा। पहले तो जाएगा ये हाइपोथैलेमस भाई साहब के पास, ये क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस का बोलेगा भाई साहब आप अपना हार्मोन निकालो जिसका नाम क्या है, जीएनआरएच। जीएनआरएच का सिक्रेशन होगा तो जीएनआरएच का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसकी वजह से बढ़ा। अब ये जीएनआरएच कहाँ जाएगा, ये जाएगा बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास।
एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचने के बाद क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचने के बाद ये जो आपका GnRH है इससे क्या क्या निकलवाएगा बेटा, इससे निकलवाएगा FSH और LH को। ठीक है, तो LH देखो, LH का लेवल बढ़ा, इसमें मैंने 2 एरो बना दी। ठीक है, ये 2 एरो किसके कारण आई, ये आई बेटा जब एस्ट्रोजन ने किसको इंड्यूस किया, एस्ट्रोजन ने इंड्यूस किया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, उसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी कहा कि आप FSH निकालो और आप LH निकालो। ठीक है, अब देखो दूसरा काम इस बढ़े हुए एस्ट्रोजन ने क्या किया, इसने डायरेक्टली इंड्यूस किया किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को इंड्यूस किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या निकालने के लिए, LH निकालने के लिए। तो LH का लेवल पहले से इसके कारण बढ़ा था, GnRH के कारण, अब इस डायरेक्टली इंड्यूसन के कारण इसका लेवल क्या हो गया, और बढ़ गया। ठीक है, तो अब LH का लेवल इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा है कि नहीं है, तो LH का लेवल बहुत ज़्यादा जब होता है ना तो इस पॉइंट को कहा जाता है LH सर्ज। क्या कहते हैं बेटा, LH सर्ज। तो 13 डे पर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ा था, 13 डे पर ये पीक पर आया था, और उसके बाद LH का सर्ज आ गया किसमें, अगले 10, 12, 15 घंटे में, यानी अगले दिन है डे 14 पर। ये घटना कब घटी बेटा, ये LH का लेवल बढ़ा। LH का लेवल बढ़ना क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेटा LH सर्ज। क्या कहलाएगा, LH सर्ज। इंक्रीज द लेवल ऑफ LH इज नोन एज LH सर्ज। ये कब हुआ बेटा, डे 14 पर। क्या होगा, डे 14 पर LH का लेवल अचानक से बढ़ जाता है। ये बात आपको यहाँ तक समझ आई या नहीं आई, फिर से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। 6 डे से क्या चालू हुआ, 6 डेज तक आपने ये देखा था कि सेकेंडरी फॉलिकल्स बने हुए तैयार हैं 10 से 11। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि FSH और LH लेवल बढ़े हुए थे, जिसके कारण इस 2 डिग्री फॉलिकल में से कोई एक फॉलिकल 6 से 9 डेज के बीच में, 6 से 9 डेज के बीच में कोई एक सेकेंडरी फॉलिकल चेंज हुआ टर्शियरी में। ठीक है, बाकी के बचे हुए क्या थे, बाकी के बचे हुए FSH का लेवल कम हो जाने की वजह से क्या हुए, डिस्ट्रॉय हो गए फॉलिकुलर एट्रेसिया की वजह से। FSH का लेवल कम क्यों हुआ, क्योंकि जो 3 डिग्री फॉलिकल बना था उसने आपका एस्ट्रोजन भी निकाला और आपका इनहिबिन निकाला, इनहिबिन ने FSH के लेवल को कम किया, जिसकी वजह से बाकी के बचे हुए 2 डिग्री फॉलिकल्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। अब क्या बचा था, केवल एक 3 डिग्री फॉलिकल बचा था। वो देखो ये घटना घटी थी 6 से 9 डेज के बीच में, 9 से 13 डेज के बीच में यही 3 डिग्री फॉलिकल किसमें चेंज हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल्स के नंबर मैक्सिमम होते हैं, इस वजह से ग्रेनुलोसा सेल से निकलने वाला हार्मोन भी मैक्सिमम होगा, वो एस्ट्रोजन था, एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम था। मैक्सिमम लेवल की वजह से क्या हुआ, इसने हाइपोथैलेमस को इंड्यूस किया कि आप क्या निकालो, GnRH निकला, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को इंड्यूस किया कि आप क्या निकालो, FSH और LH। ठीक है, तो ये जो ब्लैक वाले डॉट्स हैं ना, ये आपको ये बता रहे हैं कि ये FSH भी निकाल रहा है और LH भी निकाल रहा है। लेकिन इसी एस्ट्रोजन ने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को अलग से धक्का दिया कि आप और LH निकालो। इसने LH को अलग से इंड्यूस किया। देखो ये इतना तो पहले से निकला था, ये इतना और निकल गया, तो LH का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, LH का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। LH का लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने इसको टर्म नाम दे दिया, मतलब टर्म दिया, जिसको हमने कहा LH सर्ज। LH सर्ज कब आता है बेटा, वो आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर। कब आता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर। तो जिस दिन LH सर्ज होगा, जिस टाइम पर LH सर्ज होगा, LH का लेवल मैक्सिमम होगा ब्लड में ना, उसके एक्जैक्टली 10 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 10 घंटे बाद ओवुलेशन की प्रोसेस होगी। यानी ये जो सेकेंडरी ओसाइट इसके अंदर फंसा होगा ना, किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगी और वो सेकेंडरी ओसाइट क्या होगा, ओवरी के बाहर आ जाएगा और फैलोपियन ट्यूब उसको कैच कर लेगी। ठीक है, तो क्या होना है डे 14 पर, डे 13 तक की बात समझ आई कि नहीं आई, कि ओवरी में क्या चल रहा है। ओवरी के प्री ओवुलेटरी फेज में आपको क्या देखने को मिला, यहाँ से क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल किस तरीके से ग्राफियन में बदला, क्या क्या हार्मोन्स के चेंजेस आए, ये हमने सीख लिया है, देख लिया है बेटा। फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं ओवुलेशन क्या करता है इसमें, मतलब ओवुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलो अच्छा, सेम इसी टाइम पर 6 से 13 डेज के टाइम पर यहाँ यूट्रस में देख लो क्या घटित हो रहा है, यहाँ भी तो देखना जरूरी है ना। देखो हमने क्या देखा है कि डे 1 से लेकर डे 5 तक क्या हुआ है, ये एंडोमेट्रियम के जो आपकी स्ट्रेटम फंक्शनलिस थी ना, ये टूट कर क्या हुई है बेटा, निकल गई है। ये टूट कर क्या हुई है, निकल गई है डे 5 तक। चलो इसको निकाल ही देते हैं। ये टूट के क्या हुई है, यहाँ से बाहर आ गई है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा हुआ था, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन निकला, प्रोस्टाग्लैंडिन ने इसको तोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। यहाँ तक की बात समझ आई थी ना। अब बात करते हैं किसकी बेटा, डे 1 से डे 5 की तो बात कर ही चुके हैं। अब बात करेंगे किसकी, डे 6 से लेकर डे 13 तक। यहाँ पर क्या होता है, तो देखो इस टाइम पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है डे 6 से लेकर डे 13 तक, ये यहाँ से इस पोर्शन से समझ आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा बेटा, डे 6 से लेकर डे 13 तक क्या घटित होने वाला है। यूट्रस में क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है,
एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है। इस 6 से 13 डेज के टाइम को प्री ओव्यूलेटरी फेज कहा ओवरी में, तो यहाँ पर क्या कहोगे, इसको कहोगे बेटा प्रोलिफरेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है आप पहले भी सीख चुके हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल डिवीज़न। तो एग्जैक्टली यूट्रस में क्या होने वाला है, सेल डिवीज़न होने वाला है। वो सेल डिवीज़न कहाँ पे होगा वो समझो। एस्ट्रोजन का लेवल क्या है बेटा, हाई है, एंड दिस एस्ट्रोजन हाई लेवल इंड्यूसेस स्ट्रेटम बेसाइलिस। किसको इंड्यूस करेगा, स्ट्रेटम बेसाइलिस की सेल्स को। स्ट्रेटम बेसाइलिस की जो सेल्स है ना, उनमें क्या होगी, उनमें होगी बेटा माइटोसिस। क्या होगी, माइटोसिस होगी। इनमें माइटोसिस होने की वजह से, किसमें, इनमें माइटोसिस होने की वजह से क्या होगा, स्ट्रेटम बेसाइलिस के ऊपर एबव स्ट्रेटम बेसाइलिस लेयर ए न्यू लेयर स्टार्टेड टू फॉर्म, मतलब एक नई लेयर क्या होने लगेगी, बनने लगेगी। अब वो नई लेयर क्या होगी बेटा, इसमें हो, इसकी देखो ये आपकी स्ट्रेटम बेसाइलिस है, फंक्शनलिस टूट के निकल गई थी स्टार्टिंग के 5 डेज में। उसके बाद 6 से 13 डेज के बीच में यहाँ पर फिर से क्या होने लगेंगी, इसकी बेसाइलिस की सेल्स में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। यहाँ पर फिर से क्या बनने लगेंगे बेटा, यहाँ पर फिर से एक लेयर ऐसे बनने लग जाएगी, यानी फिर से क्या तैयार होने लग जाएगी, फिर से स्ट्रेटम फंक्शनलिस तैयार हो जाने लगेगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन रही है, ये आपकी डेवलपिंग यानी बनती हुई डेवलपिंग स्ट्रेटम फंक्शनलिस है। ठीक है, तो डे 6 से लेकर डे 13 तक क्या होती गई, आपकी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से एस्ट्रोजन ने क्या किया, इंड्यूस किया स्ट्रेटम बेसाइलिस के सेल्स में क्या, सेल डिवीजन। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस। इसमें माइटोसिस होती गई और इसके नंबर्स क्या हुए, बढ़ते गए। स्ट्रेटम बेसाइलिस ने ऊपर की ओर यानी इस साइड में बाहर की ओर क्या बना दिया, उसने एक और लेयर बना दी दोबारा से, जो टूट कर बाहर गई थी। इसका नाम था स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस दोबारा बनने लगती है। ये काम कब होता है, ये होता है 6 से 13 डेज में। यहाँ तक की बात समझ आई बेटा, तो स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं बेटा डे 14 की। कब की बात करेंगे, डे 14 की। डे 13 तक क्या हो रखा है, ग्राफियन फॉलिकल बन गई है। ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या हो रखा है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रखा है। एस्ट्रोजन बहुत सारा है, जिसने क्या किया, हाइपोथैलेमस से GnRH निकलवा दिया, FSH का लेवल बढ़ा दिया, LH का लेवल बढ़ा दिया। एस्ट्रोजन ने अलग से एंटीरियर पिट्यूटरी का कहा कि और LH निकालो, तो LH का लेवल अचानक से बढ़ गया, यानी LH सर्ज हो गया है। अब LH का लेवल क्या है, एकदम पीक पर है, LH बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 13 डे पर किसका पीक आया था एस्ट्रोजन का, 14 डे पर किसका पीक आ जाएगा, LH का। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बेटा, LH सर्ज के कारण क्या होता है 14 डे पर। तो डे 14 पर यहाँ पर क्या होगा और डे 14 पर यहाँ पर क्या होगा, वो समझने वाले हैं। अब बात करेंगे किसकी बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 14 की। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने बेटा डे 14, क्या लिखा मैंने, डे 14 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। डे 14 को आप कहते हो ओवुलेशन फेज। क्या कहते हो, ओवुलेशन फेज, यानी इस दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब सेकेंडरी oocyte जो अभी कहाँ ट्रैप था, वो ट्रैप था ग्राफियन फॉलिकल में, वहाँ से आ जाता है बाहर। सेकेंडरी oocyte कम्स आउट फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। कहाँ से बाहर आता है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आता है। अब कैसे ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आता है वो समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या बनाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं। चलो ग्राफियन फॉलिकल बना के टाइम नहीं ख़राब करते हैं, आप वो क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो लंबा होता जा रहा है, क्योंकि अभी हमको आगे के 14 डेज भी डिस्कस करने हैं। ठीक है, आगे के 14 डेज तो इस क्लास में डिस्कस हो नहीं सकते हैं। अगले 14 डेज ओवुलेशन तक हम आज की क्लास में कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक और क्लास कर लेंगे जिसमें हम इस पूरे को कंक्लूड कर लेंगे कि नेक्स्ट 14 डेज में ओवरी में क्या होगा, नेक्स्ट 14 डेज में यूट्रस में क्या होगा। ठीक है, और उसके बाद एक ग्राफ सीख लेंगे बेटा, जिससे हमको ये अंदाज़ा हो जाएगा ना कि किस टाइम पर, किस डे पर, किस हार्मोन का लेवल कितना होता है। वो ग्राफ बहुत इजी होता है, आपकी NCERT में भी दिया हुआ है, उसको सीखना आपको बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बिना उसके काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना एकदम क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ से एक चीज़ सीख लीजिए कि देखो अब बनाना ही पड़ जाएगा, क्योंकि यह वही आपकी
बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गई है कैविटी एंट्रम की। यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर था आपका सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ क्या थी, ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर थी, जोना पेलुसिडा। उसके बाद इस ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर में बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स आके फंस गए थे, जिसको आपने कोरोना रेडिएटा कह दिया था। ठीक है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर ऐसे एक लेयर थी जिसको आपने इंटरनल थीका कहा था। ये क्या था बेटा, ये आपका एंट्रम था। यहाँ पर क्या भरे हुए थे, यहाँ पर बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स भरे हुए थे। ये ग्रेनुलोसा सेल्स एस्ट्रोजन निकाल रहे थे, वो एस्ट्रोजन कहाँ आ रहा था बेटा, यहाँ पर आके इकट्ठा हो जा रहा था ऐसे। ये एंट्रल कैविटी में क्या था, एंट्रम फ्लूइड था, जिसके अंदर क्या था, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा था। एंट्रम के अंदर क्या भरा हुआ था, एक फ्लूइड भरा हुआ था। एंट्रम के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ था जिसमें एस्ट्रोजन का लेवल क्या था, बहुत ज़्यादा था। बाहर की ओर इसमें क्या थी, बाहर की ओर एक डिसकंटिन्यूअस फाइब्रस लेयर थी जिसको आपने एक्सटर्नल थीका कहा था। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब डे 14 पर ओवुलेशन फेज पर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा ग्राफियन फॉलिकल से। सवाल है वो कैसे बाहर आएगा। इस बात को बेटा हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, यहाँ फिर से देख ले रहे हैं। देखो होगा क्या कि LH सर्ज हुआ है। क्या हुआ है, LH सर्ज। LH सर्ज जब होगा ना, उसके जस्ट 10 आवर्स आफ्टर, यानी उसके आफ्टर 10 आवर, अगर ये LH सर्ज दिन में 12 बजे हुआ है ना, ठीक है, तो रात के 10 बजे, रात के कितने बजे, 10 PM पर, 12 PM पर क्या हुआ, LH सर्ज हुआ है, तो उसके जस्ट 10 घंटे बाद यानी 10 PM पर क्या होगा, 10 PM पर क्या होगा, LH के कारण, ड्यू टू LH, देखो 10 घंटे बाद क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। सेकेंडरी oocyte कम्स आउट फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। कैसे बाहर आ जाएगा वो समझो। LH सर्ज होने के कारण क्या होगा, क्या यार क्या हो रहा है, LH सर्ज होने के कारण क्या होगा बेटा, इस आपके ग्राफियन फॉलिकल के चारों तरफ ऐसे बहुत सारी ब्लड वेसल्स बन जाती हैं। क्या बन जाएंगी, बहुत सारी ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। कहाँ पर, ग्राफियन फॉलिकल के चारों तरफ। तो LH सर्ज के कारण क्या होगा, ब्लड वेसल्स कहाँ आ जाएंगी, ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हो जाएगी, ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हो जाएगी ग्राफियन फॉलिकल पर। कहाँ पर, ग्राफियन, यार यही मसला बहुत ख़राब है। चलो बच्चों, लाइट का थोड़ा सा इशू है, आप समझ लीजिएगा ऐसे। आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर हम कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट में 1 आध मिनट का बचा हुआ है। ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हो जाएगी कहाँ पर, ग्राफियन फॉलिकल पर। तो ब्लड से प्लाज्मा लीक आउट कर जाता है। कहाँ पर लीक आउट कर जाएगा बेटा, एंट्रम में। यहाँ से प्लाज्मा जब यहाँ पर आ जाएगा एंट्रम में, तो एंट्रम में क्या होगा, एंट्रम का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंट्रम का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक। और एंट्रम का प्रेशर बढ़ने के कारण ग्राफियन फॉलिकल क्या कर जाएगी बेटा, रप्चर कर जाएगी। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाएगी। इसको बेटा हमने पहले भी सीखा है कि कैसे ये बाहर आता है, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या कर गई, रप्चर कर गई, और सेकेंडरी oocyte क्या होगा, सेकेंडरी oocyte कम्स आउट फ्रॉम ओवरी। ये क्या होगा बेटा, ओवरी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का इशू है, प्लीज़ मैनेज करो आप, क्योंकि लास्ट में ही थोड़ा सा बचा था। अब इतना दिक्कत तो ही है, मैनेज करना पड़ेगा, प्लीज़ उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ तक हमने सीख लिया क्या बेटा, नेक्स्ट आपके 5 डेज़ के बाद नेक्स्ट 14 डेज़ तक क्या क्या प्रोसेस होती है। 14 डे पर क्या हुआ, ओवुलेशन हो गया, और इसमें कुछ चेंज नहीं आता। इसमें जैसे आपके ये स्ट्रेटम बेसिलिस बन रही थी, वैसे स्ट्रेटम बेसिलिस बनती जाती है। तो डे 14 पर भी ऐसा ही काम होता जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, तो डे 14 पर भी क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल
थोड़ा बड़ा हुआ होता है तो ये प्रोसेस डे 14 पर भी होती है। तो इसको तो मैंने नाम दे दिया ओव्यूलेटरी फेज का, इसमें कोई स्पेशल नाम नहीं देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा वो समझने की बात है, ठीक है। उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।